दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर एक्सचेंज की तरफ से फाइन लगाया गया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि सेबी के कुछ रूल्स बने हुए, उस रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो वहाँ पे फाइन लगाया जाता है और इसी के तहत यहाँ पे कुछ जुर्माना लगा है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया आरबीएनएल की तरफ से उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय रेलवे के इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे रेल विकास निगम लिमिटेड ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो चुका है। 30 रुपीज़ का स्टॉक 200 तक जाके आया है और उसमें ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया है। तो क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद और आगे तेजी की संभावना बनी हुई है या फिर इसमें एक बार तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, क्योंकि काफ़ी तेजी वहां पर भी बन चुकी है। क्या आने वाले समय एक शानदार तेजी बनेगी, टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं उसको समझेंगे। साथ में बाजार के लिए एक अच्छी गुड न्यूज निकल कर आई है, उस गुड न्यूज़ को भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,970 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 47 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.072% की गिरावट थी। तो अब आप देख ही सकते हो कि बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई थी और उसके बाद में लगभग 100 पॉइंट का अपडाउन देखने को मिला और गिरावट भी हुई थोड़ी सी। लेकिन इस गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है कि बहुत समय के बाद, कह सकते हैं कि लगभग 1-2 महीनों के बाद एफआई ने आज बाजार में भारी खरीदारी की है, यानी एफआई बाजार में फिर से लौट के आए। ये बाजार के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आज एफआई ने 8,833 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,208 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,625 करोड़ पॉजिटिव है। और इस बड़ी खरीदारी के दम पे जो महीने भर की उनकी जो बिकवाली है उसमें भी आंकड़ा नीचे आ गया है, वो 5,101 करोड़ के आसपास रह गया है। तो देख सकते हो कि लगातार बिकवाली के बाद कल उन्होंने खरीदारी शुरू की थी, वो अमाउंट कम थी 255 करोड़ की, लेकिन आज 2600 करोड़ की भारी खरीदारी की है। ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट डीआई की तरफ से भी मिला। आज डीआई ने 6,090 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,956 करोड़ की उन्होंने बिकवाली के, तो उनकी खरीदारी 134 करोड़ की है। ये थोड़ी सी अमाउंट कम है और इस महीने में उन्होंने 9,814 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो अब आज एफआई की तरफ से तो भारी खरीदारी हुई है और सामने डीआई ने भी खरीदारी किया, तो बाजार क्यों गिरा? तो इसका मतलब यह है कि रिटेल इन्वेस्टर का साथ नहीं मिला, बड़े फंड हाउस ने तो जम के खरीदारी की है और म्यूचुअल फंड इस समय थोड़ा सा बाजार में अपना प्रॉफिट बुक शुरू कर चुके हैं। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई 166 पर, इंट्राडे में 168 का हाई बना, लो है वो 165 का। तो पूरे दिन में हमें गिरावट भी देखने को मिली और ऊपर से संभावना पॉजिटिव भी बनी। अंत में 167 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.21% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख लो कि एक्सचेंज की तरफ से 10 लाख रुपीज़ का अब देखें तो फाइन लगाया गया है आरबीएनएल के ऊपर। तो देख सकते हो कि बीएसई और एनएसई दोनों ने मिलकर देखो 5.42 लाख रुपीज़ का फाइन लगा है, देख सकते हो इस समय आरबीएनएल के ऊपर। इसके पीछे वजह है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो संख्या है वो कम है, बोर्ड के अंदर जितने चाहिए वो सफिशिएंट आप संख्या नहीं है और इसी वजह से इस सितंबर क्वार्टर के दौरान बोर्ड के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कम होने की वजह से उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। तो इस मामले में अब क्लेरिफिकेशन दिया गया है आरबीएनएल की तरफ से। आरबीएनएल एक्सचेंज को जानकारी दी है, ये लेटेस्ट आज देख सकते हो कि उनकी तरफ से जानकारी है कि जो अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की उसमें उनका कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट होती है, सरकारी कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अपॉइंटमेंट होती है और इसीलिए इसमें जो अपॉइंटमेंट नहीं हुई उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। सरकार का डिसीजन है, सरकार इसमें कब इसमें और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाएगी, इसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनएससी बीएससी की तरफ से 5,42,800 विथ जीएसटी कंपनी के ऊपर देख सकते हो कि ये फाइन लगाया गया था, जिसमें सितंबर क्वार्टर के दौरान कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या पूरी नहीं थी। तो जो सेबी का रूल्स है उसके तहत देखें तो एटलीस्ट बोर्ड के डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर में उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लेरिफिकेशन आया कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत कंपनी है, उसका जो ऑनर मालिकाना हक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है और इसीलिए अपॉइंटमेंट भी है तो वो उनकी तरफ से होगी। इसमें आरबीएनएल का जो बोर्ड है वो कुछ नहीं कर सकता।
और इसके लिए जो फाइन लगाया गया उसे वापस लेना चाहिए। साथ में बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो फाइन लगाया गया इससे फाइनेंशियल ऑपरेशन और किसी भी एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे बड़ी बात है कि आरबीएनएल को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। केयर रेटिंग की तरफ से AAA स्टेबल की रेटिंग है। इसके अलावा देखें तो केयर ने A1+ ट्रिपल आउटलुक और स्टेबल की रेटिंग दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी केयर एज की तरफ से भी अच्छी रेटिंग है। रेटिंग एजेंसी अच्छी रेटिंग दे रही है। तो ऐसे में ये जो सारा टेंशन था वो यहाँ पे आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा कि ये जो मामला है ये रूल्स के तहत बना हुआ है, लेकिन ये सरकारी कंपनी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और इसीलिए वहाँ पे जो भी सरकार का नियम होगा वही लागू होगा। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पे जो फाइन होगा वो सरकार ही अपनी तरफ से दे सकती है। वैसे आरबीएनएल को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। आप देख सकते हो कि इस बार रेवेन्यू सितंबर में 4.91 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 0.11% की रन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 394 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 3.42% की रन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.89 है, जहाँ पे 3.28% की रन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.02% है, जहाँ पे 3.22% की रन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया है, देख सकते हो कि आरबीएनएल ने। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आरबीएनएल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट कोई नहीं। इसका मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आने वाले में 4 डिजिट में जा सकता है और इसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। 2027 तक इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। अब चलते हम IRFC की तरफ। देख सकते हो कि 76.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की हमें गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 77.50 का हाई भी बना, तो और लो है वो 75.90 का। तो इंट्राडे में अब देखें तो तेजी और मंदी दोनों देखने को मिली और अंत में कुछ गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी। और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में जब से IPO इसने 206% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से भी 206% का ही पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से इसने 146% के शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 56% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 8% की तेजी। ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छा है, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप देखें इसके रेवेन्यू को तो लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 11,133 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 23,891 करोड़ के आसपास पहुंच गया। भले ही कोई क्वार्टर आपको कम अप डाउन देखता वो दिखा था, इस वजह से क्वार्टर का रिजल्ट कुछ कमजोर जरूर था, लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो लगातार हर साल रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा और वैसे ही प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2023 में 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है यहाँ पे प्रॉफिट। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। इसका देख सकते हो कि EPS भी शानदार बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ था पर शेयर, वो देख दो कि 2023 में 4.85 रुपीज़ तक पहुँच गया है। तो EPS भी बढ़ रहा है। कुल मिला के प्रदर्शन अच्छा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं, यानी इसमें तेजी की संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई की ही आपको कॉल देते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम यहाँ पे एनालिस्टों की राय देखें तो ये न्यूट्रल बनती हुई दिखाई देगी, यानी कुछ एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और कुछ के हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए इस लेवल पे कि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन अगर हम इसकी समरी को देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। कुल मिला के सिग्नल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 14% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, आप इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय IRFC आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी समय के लिए स्टॉक आपको कंसोलिडेशन मोड में दिखाई देगा और फिर एक शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मौका अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें IRFC में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।